दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नरों के रेट फिक्स कर दिए हैं। घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह हो जाता है या बच्चे पैदा होते हैं या अन्य कार्यक्रम में खुशी के मौके पर किन्नर आते हैं और पैसा मांगते हैं, धन उगाही करते हैं और जबरन मांगते हैं, बहुत ज़्यादा मांगते हैं, लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया और बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इस तरह से पोस्टर चस्पा किया जा रहा है। बनारस में ये पोस्टर चस्पा करके रेट बताया जा रहा है कि कितना रेट देना है। बाकी ये 4 किन्नरों की फोटो भी लगाई जा रही। क्यों लगाई जा रही है ये आपको भी बताते हैं वीडियो में आगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब पौराणिक कथाओं में और मुगल काल और बाकी इतिहास में किन्नरों की क्या स्थिति रही है, और उसके बाद हम जानेंगे किन्नरों की स्थिति उस समय अगर अच्छी थी तो आज जाके बद से बदतर कैसे हो गई है। अंग्रेजों के समय का एक ऐसा कानून बताएंगे जिसने किन्नरों के साथ बहुत गलत किया और जिसकी वजह से किन्नर आज के समय इस तरह से मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब जो है कुछ कानून नए आए हैं, बदलाव हुए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं किन्नरों के वेलफेयर के लिए और जिससे कई किन्नर उभर के भी आ रहे हैं। उसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पटना के खान सर बहुत मशहूर हैं। खान सर की कोचिंग में भी एक किन्नर पढ़ती है, खान सर फ्री में पढ़ाते हैं, उसका भी एक सपना है, उसके बारे में भी आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखिए, इस पोस्टर में लिखा गया है कि किन्नर अगर शादी के समय आपके घर पर आते हैं तो उन्हें आपको 1100 रुपए देना है। इससे ज़्यादा कोई किन्नर मांग नहीं सकता। और अगर बच्चा हुआ है उस मौके पर किन्नर आपके घर में आते हैं तो आपको 500 रुपये मात्र देना है। इससे ज़्यादा आपको किन्नर को नहीं देना है। और अगर इसके अलावा किन्नर आपसे बदतमीजी करते हैं और पैसा मांगते हैं, नग्नता करते हैं, जैसी आदत होती है वो करते हैं अक्सर, तो आप 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को अपने वहाँ बुला सकते हैं। पुलिस क्या करेगी? इनको पकड़ेगी, केस FIR जो भी करना होगी करेगी, लेकिन आपको 1100 से 500 रुपए नहीं देना है। इसके साथ इन्होंने क्या किया है, इस पोस्टर में 4 किन्नरों का फोटो भी लगाया है वाराणसी पुलिस ने। कौन कौन है? जोगेंद्र उर्फ बेबी, पुरुष, और इसमें देखिए पुरुष लिखा है, किन्नर नहीं लिखा है, पुरुष लिखा है। अब ये समझते हैं क्यों। जोगेंद्र उर्फ बेबी, संजय उर्फ संजना, बनारसी खरवार और सोनू उर्फ संजू, और इनके नीचे पुरुष लिखा है। और कहा जा रहा है कि ये पहले पुरुष थे और बाद में ऑपरेशन करा करके ये महिला बन गए, किन्नर बन गए, और उसके बाद अब ये जा करके पैसे वसूल रहे हैं। तो वहाँ के प्रशासन का कहना है कि इनको पैसा ना दीजिए, उनका कहना है कि इसको पैसा ना दें जो अपना सेक्स चेंज करवा करके किन्नर बने हैं। और ये रेट इसलिए भी तय किया गया है क्योंकि किन्नर संगठन में बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जो पुरुष होते हैं और बाद में वो ऑपरेशन करा करके अपना लिंग बदल करके किन्नर बनते हैं, क्या उनको किन्नर माना जाता है या नहीं। तो देखिए, किन्नर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंटरसेक्स और एक होते हैं ट्रांसजेंडर। दोनों में क्या अंतर होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता कि वो पुरुष है या मेल है या फीमेल है, वो बच्चा क्या है, तो इस केस में उसको इंटरसेक्स बोला जाता है। इस केस में उसके लिंग डेवलप नहीं हो पाते हैं, इस केस में वो इंटरसेक्स बोला जाता है और जन्म से ही वो किन्नर होता है। ये एक शारीरिक रचना में गड़बड़ी के कारण ये होता है। लेकिन इसके विपरीत होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं ये समझते हैं। अब कोई बच्चा पैदा होता है, उसका सेक्स, उसका लिंग जो है वो तो बिल्कुल सही है, मतलब उसके शारीरिक विकार कोई नहीं है, मेडिकल दृष्टि में वो एकदम सही है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके हार्मोन्स जो जनरेट होते हैं, फीमेल्स के लिए अलग हार्मोन्स जनरेट होते हैं, मेल्स के लिए अलग होते हैं। तो उसके अंदर जैसे कोई मेल पैदा हुआ तो उसके अंदर फीमेल्स के हार्मोन जनरेट होंगे, उसको फीमेल्स की तरह बर्ताव करना अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि मैं कपड़े पहनूं महिलाओं वाले, मैं सजूं संवरूं महिलाओं जैसे। तो ऐसे जो होते हैं ये बाद में क्या करते हैं कि अपना सेक्स को चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर पुरुषार्थ का भाव नहीं होता है, ये महिलाओं की तरह बर्ताव करते हैं, इन्हें महिला बनना होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने सेक्स को चेंज करा देते हैं, और सेक्स चेंज कराने के बाद ये इनको कहा जाता है ट्रांसजेंडर। एक और चीज़ बोली जाती है इनको, और वो बोली जाती है सीसी। ऐसे लोगों को सीसी बोलते हैं। तो ये दोनों ही किन्नर की श्रेणी में आते हैं। एक जो होते हैं शारीरिक रूप से महिला या पुरुष का भाव रखते हैं, और एक होते हैं जो मानसिक तौर पे पुरुष, शारीरिक तौर से पुरुष होने के बाद भी मानसिक तौर पे महिला होते हैं। तो ये दोनों को ही किन्नर या हिजड़ा ये बोला जाता है। ये बातें हम कहीं से पढ़कर नहीं बता रहे हैं, हमने पटना में बाकायदा एक किन्नर समुदाय के साथ पूरा दिन
बिताया था, उनकी स्टोरीज को कवर किया था। उसकी स्टोरीज की लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के बाद, आप जा करके देखिएगा उस वीडियो को। आपको किन्नर समुदाय के बारे में बहुत कुछ जानने, समझने और उनकी मानसिक दशा के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये चार लोगों की फोटो लगी है, ये वही ट्रांसजेंडर है, सीसी हैं, और ये भी किन्नर में ही आते हैं, ये भी किन्नर ही हैं, लेकिन इनको मना किया जा रहा है। बाकी ये रेट के ऊपर बात करते हैं। ये रेट जो दिया गया है 1100 और 500, खैर इस तरह का रेट तो कोई जारी होना नहीं चाहिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन क्या ये रेट इनको वो हक दिला पाएगा जो हक इनको चाहिए? क्या इस रेट से तय कर देने से हक मिल पाएगा? और ये रेट 1100 की बजाय 11,000 या 11 लाख भी कर दिया जाए तो मुझे लगता है ये जो किन्नर समुदाय है इनका हक इससे भी पूरा नहीं हो पाएगा। इनको जो हक मिलना चाहिए वो 1100, 11 लाख, 11 करोड़ भी कर दिया है तो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इनको समाज में वो बराबरी का मौका नहीं है। वो समाज के एक अलग दायरे में रहते हैं, समाज से किनारे हटकर रहते हैं। अगर हमारे समाज में, हमारे बीच में कोई किन्नर भी आ जाए, कोई ट्रांसजेंडर आ जाए, तो हम लोग उसे बड़ी गलत नज़र से देखते हैं। तो ये लोग हमारे ऑफिसेज, कॉलेजेस में कहीं पर भी जाकर के ना पढ़ाई कर सकते हैं ना काम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये समाज के द्वारा, हम लोग के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनको साथ भेदभाव हुआ जाता है, मजाक बना जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब वीडियो में आगे समझते हैं कि किन्नर समाज पहले से ही ऐसा था कि बाद में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। तो रामायण में भी एक कहानी है कि जब राम वनवास को जाते हैं तो किन्नर उनको विदा करने जाते हैं, किन्नरों का समूह विदा करने जाता है। और जब राम वनवास चले जाते हैं तो किन्नर वहीं पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद किन्नर 14 साल तक राम का वहीं पर खड़े होकर के इंतजार करते हैं। जब राम 14 साल बाद वापस आते हैं और पाते हैं कि किन्नर उनका इंतजार कर रहे हैं तो उनको एक आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं क्या? कि तुम जिसको आशीर्वाद दोगे वो बहुत फले फूलेगा। तो इसलिए तब से किन्नर शादी और बच्चे जब पैदा होते हैं उस मौके पर जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और लोग लेते भी हैं और बदले में नेक दिया जाता है। ये जब से चला आ रहा है। इतना ही नहीं, आप महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत में भी किन्नर का एक किरदार है जिसको शिखंडी के नाम से जाना गया। भीम की हत्या में शिखंडी का बहुत बड़ा रोल रहा। शिखंडी उसमें युद्ध भी लड़ते दिखाया गया है। तो महाभारत में भी किन्नर को इस तरीके से नहीं दिखाया गया है कि वो मजबूर है या समाज से कट के रह रहा है। किन्नर को उसमें भी दिखाया गया, महाभारत में भी, कि वो लड़ाई लड़ रहा है और योगदान दे रहा है। रामायण में भी दिखाया गया कि राम को विदा करने किन्नर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अरवानी में लिखा है शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप और भगवान शिव को किन्नर के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुराणों में भी लिखा गया है कि शिव का एक अर्धनारीश्वर रूप है जिसमें शिव आधा पुरुष है आधा स्त्री है, मतलब किन्नर के रूप में शिव को दिखाया गया है। तो पुराणों से भी सिद्ध होता है कि किन्नरों का कोई भेदभाव पहले नहीं था। जब पौराणिक कथाएं और ये सारी होती थी, जबकि ये बातें कही जा रही हैं और भगवान शिव की बातें कही जा रही हैं, तो उस समय भी किन्नरों के साथ कोई भेदभाव नहीं था, निष्कासित नहीं किया गया था। अगर ऐसा किया जाता तो शिव का रूप अर्धनारीश्वर के रूप में नहीं दिखाया जाता। तो फिर आगे ये हुआ कैसे, ये हम समझते हैं। उसके पहले घटना समझ लेते हैं मुगल काल की। मुगल काल में भी किन्नरों को जो है काफी सम्मान दिया गया था। मुगल दरबारों में किन्नरों को विशेष पद मिलते थे। वे दरबार के अंगरक्षक, हरम और संरक्षक और कभी कभी सलाहकार की भूमिका भी निभाते थे। समाज में उनका विशिष्ट स्थान था। लेकिन ब्रिटिश काल में स्थिति बदल गई। मुगल काल में भी इनको जो है सलाहकार की भूमिका में रखा जाता था, अंगरक्षक की भूमिका में रखा जाता था, हरम में रखा जाता था। ये थोड़ी सी सोचने वाली। हरम मतलब जहां राजा जाते थे, अपनी रासलीला वगैरह करते थे, उसको हरम बोलते हैं। आगे देखिए, मुगल दरबार में एक किन्नर था जिसे इतिमाद खान के नाम से जाना जाता था। वह अकबर का खास जासूस था और हर मामले पर सलाह दिया करता था। इतिमाद खान का मुख्य काम अकबर को सुरक्षा और वित्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देना था। वह हरम की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार था। गंभीर मामलों में अकबर इत्माद खान की सलाह भी लेता था। मुगल दरबार में ख्वाजा तालिब नाम का एक और किन्नर था जो औरंगजेब का करीबी था। औरंगजेब ने उसे हरम की सुरक्षा और जासूसी और महत्वपूर्ण काम के लिए रखा था। इतना ही नहीं, आगे देखिए, शाहजहां के उत्तराधिकारी दारा सिकोह ने भी एक किन्नर को सिंधु नदी के किनारे अटक के किले का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। मतलब किन्नरों की मुगल काल में भी रोल दिखा है, जहां पर उनको निष्कासित करके नहीं रखा गया, समाज के से अलग करके नहीं रखा गया। तो
तो ये हुआ कैसे? देखिए 1871 में जब ब्रिटिश राज था उस समय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये एक एक्ट पास होता है और इस एक्ट ने किन्नरों की दुर्दशा कर दी। इस एक्ट की वजह से ही आज भी किन्नर समाज से कट गए। कैसे कटे हैं हम आपको बताते हैं। देखिए किन्नर समुदाय के लोगों को आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया। 1871 एक्ट के तहत उनको जो है आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया। इसका मतलब था कि वो चाहे कुछ भी करे या ना करे, मतलब उन्होंने कोई अपराध किया है नहीं किया है, उनको जन्म से ही अपराधी माना जाएगा। उनके जीवन, आजादी और गरिमा पर यह सीधा हमला था। अब देखिए इसमें पुलिस को ये अधिकार भी दे दिया गया था कि वो उन पे निगरानी रखे और जब मन करे गिरफ्तारी कर ले, जब मन करे वो इनको गिरफ्तार कर ले। यहाँ तक कि इस कानून में ये भी था कि 16 साल से ऊपर कोई किन्नर है तो वो महिला के कपड़े नहीं पहन सकता। इसके बाद वो गाना बजाना और बधाई भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं कर सकता कोई किन्नर, क्योंकि उसको आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया था। अब देखिए उसको जब हर बार गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस पर नजर रखी, अपराधी घोषित कर दिया जाएगा तो उस पर शोषण भी होगा। तो इस कानून की वजह से किन्नरों पे शोषण भी बहुत ज्यादा हुआ ब्रिटिश काल में। इनको गिरफ्तार करके इनका शारीरिक शोषण से लेकर के मानसिक शोषण सब कुछ हुआ उस वक्त। इसके बाद बधाई मांगना, शादी और बच्चे के मौके पर गाना बजाना जैसी परंपराएं जिन्हें पहले सामाजिक स्वीकारता थी अब अपराध के दायरे में आ गया। मतलब इनको एक अपराधी ही घोषित कर दिया कि ये इस तरह से मांग भी नहीं सकते, अगर मांगते हैं तो अपराध है। ब्रिटिश कानून में ये हुआ। अब उन्हें मजबूरी में भीख मांगना, देह व्यापार और छिप के जीवन जीने में धकेल दिया गया। मतलब इस कानून से ही जो किन्नर थे वो किन्नर समाज से कटे और छिप करके जीना शुरू कर दिए, देह व्यापार में आ गए। अभी भी ये धारणाएं हैं कि किन्नर जो है देह व्यापार में भी लिप्त होते हैं। अब होना इसलिए मजबूरी उनकी मानी जाती है क्योंकि उन्हें मुख्य धारा में कोई काम, कोई रोजगार नहीं मिलता। वो हमारी तरह ना अध्यापक बन पाते हैं, ना पुलिसकर्मी बन पाते हैं, ना प्रोफेसर, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर्स बन पाते हैं। इन मुख्य धाराओं के काम वो नहीं कर सकते हैं, ना खेती किसानी कर सकते हैं क्योंकि परिवार से भी उनको निकाल दिया जाता है, समाज से बेदखल कर जाता है, रिश्तेदार हटा दिए जाते हैं, तो वो अपने घर पे खेती किसानी भी नहीं कर सकते हैं। माँ बाप उनसे नफरत करने लगते हैं तो इसलिए घर में भी नहीं रखे जाते हैं, उनको घर से भी निकाल दिया जाता है, तो वो अलग कट के रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। अब कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनको पैसे तो चाहिए, रोटी तो चाहिए। वो रोटी कहाँ से मिलेगी? वो रोटी मिलेगी नाच गाना बजा करके, ये करके, या फिर नाच गाना नहीं तो वो मजबूरन देह व्यापार में आ जाते हैं। अब देखिए इस कानून से समाज में एक धारणा मजबूत हो गई। ये मजबूत हो गई किन्नर जो है वो अपराधी होते हैं। अब इसकी वजह से उनके खिलाफ और ज्यादा भेदभाव होने लगा, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम से कट गए। शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी सुविधाओं से वो दूर होते चले गए इस कानून की वजह से। हालांकि ये कानून देश के आज़ादी के बाद 1952 में इसको रद्द कर दिया गया। ये एक्ट खत्म हो गया। ये एक्ट खत्म होने में 80 साल का समय लग गया और ये साल बहुत बड़ा था। 80 साल का समय, करीब एक सदी बीत जाना, ये समय बहुत था किसी एक वर्ग को समाज से निष्कासित करने के लिए, उनका पूरा परिवर्तन करने के लिए। और इस एक्ट के खत्म होते होते किन्नरों की सामाजिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक आज़ादी सब बुरी तरह से प्रभावित हो गई और इनको इस कलंक का जो है सामना आज तक भी करना पड़ता है किन्नरों को। हाल ही में कुछ बदलाव अच्छे देखे गए हैं किन्नरों को लेकर के। ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन 2009 में किन्नरों ने भारत के कई राज्यों में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया जिसमें लिंग अन्य लिखा गया। मतलब ना ये मेल है ना फीमेल है। ये 2009 में एक अदर, आप भी कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिंग के कॉलम में अन्य या जेंडर के कॉलम में एक अदर आता है जिसको टिक करना होता है। तो इन्होंने ये उस समय ऐड कराया। वोट डालने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन ये वोट डालें किस पे? कोई राजनीति इनके नाम पर तो होती नहीं है। कोई नहीं कहता हम आएंगे तो किन्नर समुदाय के लिए ये करेंगे वो करेंगे। इनको हर चीज के लिए अपना लड़के अधिकार लेना होता है। 2014 में नालसा बनाम भारत सरकार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरा लिंग के रूप में मान्यता दी जाए। उन्हें समान अधिकार, शिक्षा, नौकरी और आरक्षण दोनों की बात उसमें कही गई। 1% आरक्षण की बात इनको कही गई और 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर को दिया गया। 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट पारित हुआ जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। बहुत बड़ा ये एक एक्ट था जिसमें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अदरवाइज इनके साथ यहाँ तक होता था, अभी भी होता है
कि किन्नर के साथ अगर छेड़खानी होती है, कोई जबरदस्ती करता है, मेन नाचना गाना है, शादी ब्याह में भी नाचते गाते हैं लोग, पी करके किसी भी तरीके से रास्ते चलते हुए छेड़खानी अगर करते हैं और उसकी कंप्लेन करने ये पुलिस थाने में जाते हैं, FIR करने जाते हैं, तो वहां भी इनकी सुनी नहीं जाती है। इससे पहले तो और बुरी हालत थी, इनकी सुनी नहीं जाती थी और थाने पे भी इनके साथ अभद्रता होती थी, पुलिस वाले भी अभद्रता करते थे। लेकिन अब जो है कुछ बदलाव देखने को मिला है। बदलाव क्या है हम ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, ताली ना बजाने और भीख ना मांगने की खाई कसम, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी मधु ने रचा इतिहास। ये मधु है और ये पहली बिहार की ट्रांसजेंडर दरोगा है। इसके बाद देखिए, ट्रांसजेंडर जज है, ये पहली भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज है ज्योति मंडल। ठीक है, आगे और भी कहानी दिखाते हैं। अब देखिए, गंगा कुमारी बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बी अपॉइंट राजस्थान पुलिस। गंगा कुमारी पहली ऐसी ट्रांसजेंडर बनी जो राजस्थान पुलिस में अपनी सर्विस दे रही हैं। गंगा कुमारी 2 टीचर चेन्नई की, ये दोनों ट्रांसजेंडर हैं और ये दोनों सरकारी स्कूल में अध्यापिका अभी लगी हैं। ये दोनों चेन्नई की कहानी है। पूरे भारत से कहानियां आ रही हैं, लेकिन ये अभी बहुत बदलाव कम है, अभी बहुत बदलाव होना है। अगर इसको हम एक देखें तो ये मुश्किल से 1% बदलाव है। देखिए, इनके ऊपर सुष्मिता सेन ने मूवी भी की है, ताली, एक वेब सीरीज है ताली, सुष्मिता सेन ने इनका रोल किया है। ये है गौरी सावंत। गौरी सावंत जो है फर्स्ट ट्रांस वुमेन इलेक्शन कमीशन एम्बेसडर, राजदूत के रूप में इलेक्शन कमीशन की एम्बेसडर है ये पहली। तो यहाँ तक ये पहुंची, मतलब बुलंदियां तय कर रहे हैं ट्रांसजेंडर। और ये सारी कहानियां नकली नहीं, ये सारे हमारे आपके बीच के समाज की हैं। और भी कई हैं, वीडियो में हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखिए पर्सनली जो एक कवर किया था, ये खान सर की एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है। हमने इनके ऊपर 2 स्टोरी की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जा करके इसको देख लीजिएगा। और इनका भी सपना है बिहार पुलिस या बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके बिहार के लिए सेवा करना। खान सर इनको कोचिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए। जितने टीचर्स कोचिंग दे रहे हैं उनको भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे 2 लाख 4 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 2-4 ट्रांसजेंडर को भी आमंत्रित करें, बुलाएं, पढ़ाएं। ये भी बहुत जरूरी कदम है और इससे इनको जो मेन स्ट्रीम में आने के लिए जो पहल होगी, ये वाकई बहुत बड़ी पहल होगी। जब तक इनको शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक ये होगा नहीं। स्कूल कॉलेजेस भी नियम बनने चाहिए कि इतने ट्रांसजेंडर की आपको भर्ती लेनी ही लेनी है। अगर ये नहीं होगा तो वाकई ये मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। और सोचने वाली बात है कि इस तरह के कानून बना के हम इनको मुख्य धारा से और तोड़ देंगे। हम इस तरह के नियम कानून तो बना देते हैं कि 1100 दीजिए, 500 दीजिए, ये कानून बना के उन पे थोप देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है हम इनके लिए करते क्या है? क्या हमने इनको मौका दिया कि मुख्य धारा में आकर के 1100, 11,000 या 100-2 रुपए भी कमा सके, 200 रुपए भी कमा सके? हमने एक स्टोरी और की है, वो भी डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, स्क्रीन पे थंबनेल नजर आ रहा होगा। एक किन्नर मुख्य धारा से जुड़ करके ठेले पर चना बेच रहा है। हमने भी उसके यहाँ चना खाया, बहुत अच्छा चना बनाया था। लोग भी पूरी भीड़ लगा करके उसके वहाँ चना खाते हैं। तो इस तरह की स्टोरीज तो सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा? अपनी तरफ से लड़के हासिल कर लिया तो अलग बात है, लेकिन सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर कोई को चाहिए कि कुछ ना कुछ तो करे, कुछ ना कुछ इनके कमाने के लिए योगदान दे, ताकि मुख्य धारा में आए, प्रेरित करें, समाज में इस तरह के मैसेज फैलाएं कि आपके साथ कोई किन्नर पढ़ रहा है या जॉब कर रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, वो कर सकता है, वो भी हमारे आपके जैसे एक भारतीय है और उससे बड़ा एक इंसान है। ठीक है, तो इस तरह के थोप देने से पहले कम से कम ये सोचना चाहिए कि क्या मुख्य धारा में आने के लिए हम कोई कदम इनके लिए उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। हालांकि लोगों की समस्याएं हैं कि उनके साथ इस तरह से होता है, किन्नर आके भद्रता करते हैं, हम खुद उसके शिकार हैं। जब हमारी शादी हुई तो पहले बार कुछ किन्नर आए, उन्होंने पैसे लिए, उसके बाद 20 दिन बाद 25 दिन बाद फिर एक किन्नर का समूह आया, उन्होंने बोला हम असली हैं वो नकली हैं। तो हमें ये नहीं पता कि असली कौन है नकली कौन है, लेकिन फिर आए, फिर वो हमसे पैसा लिए, साड़ी उड़ी जो दिया गया वो अलग बात है। लेकिन इस तरह की घटनाओं का ये मतलब नहीं कि जबरन थोप दिया जाए। हाँ, इस तरह की घटनाओं का ये मतलब है कि आप इस पे कानून बनाएं, लेकिन इनके लिए एक कोई रास्ता तो खोलें कि ये काम क्या करें। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में लिख करके। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।